नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम जीके फास्ट रिवीजन टॉप 21 यानी कि टॉप 21 सवाल लेकर आए, यानी कि टॉप 21 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना दोस्त? आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और खुद बताइएगा कि आप इस वीडियो में कितना सवालों को सही कर पाए हैं। ठीक है ना? और फिर से बता देना चाहते हैं दोस्त कि जो भी विद्यार्थी किसी भी राज्य का पीसीएस हो या फिर एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर बिहार दरोगा हो या फिर किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आप सच में ईमानदारी से तैयारी अपना और भी मजबूत करना चाहते हैं ना, तो ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना दोस्त? तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिए और खुद कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना सवाल को सही तरीके से और ईमानदारी से हल किया है। ठीक है ना दोस्त? तो वीडियो आप एंड तक देखिए और खुद बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए आज का जो है पहला प्रश्न शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो फोकस रखिएगा वीडियो पे और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है? देखिए ये पहला प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही और प्लस पॉइंट ये है कि ये पी बाई क्यू भी है, ठीक है ना? ये पूछा हुआ सवाल है बहुत सारे एग्ज़ामों में, ठीक है ना दोस्त? तो देखिए पहला प्रश्न है कि जो दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन-सा है? ये दोहरे गुंबद की बात कर रहा है, ठीक है ना? तो भारत का पहला मकबरा कौन-सा है दोस्त? ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है, ठीक है ना? और बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, ठीक है? ऑप्शन देखिए क्या है? ऑप्शन ए हुमायूँ का मकबरा या फिर ऑप्शन बी है शेर शाह का मकबरा या फिर ऑप्शन सी है बाबर का मकबरा या फिर ऑप्शन डी है बुलंद दरवाजा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये आंसर जो है आपको ज़रूर मालूम होगा, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताते रहिएगा, ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि हुमायूँ का मकबरा। याद रखिएगा कि जो दोहरा गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा था, वो कौन-सा था? हुमायूँ का मकबरा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं सेकंड नंबर सवाल पे, ठीक है ना? बिल्कुल आपका समय नहीं गँवाया जाएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस एवं खलवत, देखिए ध्यान से देखिए, मजलिस एवं खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है ना? जिनमें कौन शामिल नहीं है? देखिए इसको बोल रहा है नहीं है। हम बार-बार हर वीडियो में आपको बताते हैं कि जैसे ही प्रश्नों में नहीं आए, उसको ऐसे गोला कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप गोला कीजिएगा, आपके दिमाग और आपकी आँखों में ये हाइलाइट जैसे दिखाई देगा, जिससे आपको प्रश्नों को हल करने में परेशानी नहीं होगा। ठीक है ना दोस्त? तो बोल रहा है कि मजलिस एवं खलपत का अर्थ मंत्रिपरिषद में क्या है और इनमें से कौन-सा शामिल नहीं है? अब इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन-सा शामिल नहीं है। ठीक है ना दोस्त? अब देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? दीवान-ए-इंसा या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है आरिज-ए-मुमल्लिक या फिर ऑप्शन सी बोल रहा है सद्र-उ-सुदूर या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है वज़ीर। अब बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? ठीक है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो बिल्कुल आंसर को समझ के देना है और ईमानदारी से देना है। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सद्र उ सुदूर। ठीक है ना दोस्त? देखिए सद्र और सुदूर जो था वो शामिल नहीं था, किसमें? मंत्री परिषद में, यानी कि मजली ए खलपत का अर्थ क्या होता है? शूद्र और सुदूर। ये जो है किसमें शामिल नहीं था? मंत्री परिषद में जो है शामिल नहीं था। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? बोल रहा है कि जो चरक संहिता है, ठीक है ना? कितने अध्यायों में एवं कितने खंडों में विभाजित है? ठीक है ना? ऑप्शन ए है 120 अध्यायों में और 8 खंडों में विभाजित है या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है 100 अध्याय और 5 खंडों में या फिर ऑप्शन सी बोल रहा है 80 अध्याय और 7 खंड में या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है 60 अध्याय और 8 खंड में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल ईमानदारी से बताना है। बता देना चाहते हैं कि जो चरक संहिता है, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, ठीक है ना? जिसमें आपको जड़ी-बूटियों से जितने भी प्रकार की बीमारी है, उसको सही करने का तरकीब बताया गया है, ठीक है ना? आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए ये जो चरक संहिता है, आखिर इस ग्रंथ को किसने लिखा था? ठीक है ना? आपको कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताना है, ठीक है ना? तो देखिए, हम इसका सही आंसर बताते हैं कि जो चरक संहिता है, वो कितने अध्यायों और कितने खंडों में विभाजित है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो चरक संहिता है वो 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। समझ में आ गया ना? हमेशा ए नंबर आपका आंसर सही होगा और याद रखिएगा 120 अध्याय और
8 खंडों में विभाजित है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्नों पे। ध्यान से सारे प्रश्नों को आपको देखते जाना है। सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना दोस्त? अगर वीडियो सच में आपके लिए लग रहा है कि आपके लिए इम्पॉर्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को ना दिल से लाइक कीजिएगा। ठीक है ना दोस्त? और बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको जाना भी नहीं है। ठीक है ना दोस्त? क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए अब सफलता अकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है? अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है? बोल रहा है कि ये जो भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब 4 ऑप्शनों में से देखते हैं कौन-कौन से ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है ए.बी. ठक्कर के द्वारा किया गया था, या फिर ऑप्शन सी बोल रहा है गुरु सेन सन्याल के द्वारा किया गया था, या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है, यानी कि ए और बी दोनों में से दोनों हो जाएगा। यानी कि डी में बोल रहा है ये दोनों हो जाएगा। बताइए। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर कर क्वेश्चन की जगह ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखिएगा, ये जो भील सेवा मंडल है इसकी स्थापना ए.बी. ठक्कर के द्वारा किया गया था। ठीक है ना दोस्त? किसके द्वारा किया गया था? ए.बी. ठक्कर द्वारा किया गया था। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं बिना समय गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन जीके फर्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा बहुत आपको सॉल्यूशन बताते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना? अगर बेहतरीन तरीके से आप हमारे चैनल पे जाइए, बिहार स्पेशल का 2000 प्रश्नों का संग्रह चल रहा है। आप जाइए, उसमें पूरे मैप के माध्यम से भी आपको सारी चीज़ें समझाया जा रहा है। ठीक है ना? तो जो भी विद्यार्थी अगर बीपीएससी की तैयारी करे या बिहार के किसी भी एग्जाम का, आपके लिए ये चैनल और वो सीरीज बिहार स्पेशल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो जाइए चैनल पे विजिट कीजिए और उसके बाद आप देखिए, उसके बाद बताइए आपके लिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न पे। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, आपको हर वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा बताएँ कि हम 3 तरह के क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँगे। कौन-कौन सा? एक हो जाएगा ईज़ी, उसके बाद हो जाएगा मॉडरेट, उसके बाद से हो जाएगा आपको हार्ड। तो ये जो क्वेश्चन है, आपको मॉडरेट बोल सकते हैं या फिर हार्ड बोल सकते हैं। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन में क्या विचार करना है देखिए। पहला बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो कौन था? पामस्टन था। ठीक है ना? दूसरा बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और तीसरा कथन बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संपादक डब्ल्यू.एच. रसूल था। यानी कि युद्ध का जो संपादक करता था वो कौन था? डब्ल्यू.एच. रसूल था। अब इन बताइए कि इन तीनों कथनों में कौन-सा कथन सही है? ठीक है ना? ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कौन-सा सही है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1 और 2 सही है, या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है 2 और 3 सही है, या फिर ऑप्शन सी बोल रहा है 1 और 3 है, या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है 1, 2 और 3 है। तो बताइए इसका सही आंसर हो क्या हो जाएगा? कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 1857 की क्रांति से क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये जो तीनों है वो तीनों सही है। यानी कि 1857 के क्रांति के समय, यानी कि विद्रोह के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? पामस्टन था। ठीक है ना? दूसरा बोल रहा है कि ये जो 1857 के विद्रोह जो हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। हमेशा याद रखिएगा, उस टाइम कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और तीसरा बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय जो युद्ध के संपादित किया करता था वो कौन था? डब्ल्यू.एच. रसूल था। समझ में आ गया ना? यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्नों पे। ठीक है? बिल्कुल क्वेश्चन से भागना नहीं है और क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझना है, उसके बाद हल करना है। ठीक है ना? ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको नया ना लगे। ठीक है दोस्त? अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों का काफ़ी संग्रह लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा। बोल रहा है कि सारे जहाँ से अच्छा, इस पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो सारे जहाँ से अच्छा ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको बार-बार देखने को मिला भी होगा और आपने ये बहुत सारे क्वेश्चन जो पढ़ा भी होगा, है कि नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? यानी कि सारे जहाँ से अच्छा जो पुस्तक है, ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना? और बिल्कुल दोस्त देखिए, हमेशा जीवन में एक बात याद रखिएगा,
अपने गोल को इस तरीके से चाहिएगा, जिस तरीके से आपको साँस लेने में 1 सेकंड भी साँस आपकी रोक दिया जाए, तो आप बेचैन हो जाते हैं। अगर इस तरीके से अपनी टारगेट की तरफ भागिएगा ना, तो बता रहा हूँ ना, साल भर से भी कम समय में आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि साँस की तरह अगर अपनी पढ़ाई आप चाहिएगा, तो एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना दोस्त? तो अपनी पढ़ाई, अपने गार्जियन को देखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके गार्जियन आपके एक सिलेक्शन के इंतज़ार में बैठे हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल आपको इधर-उधर अपने मन को नहीं भटकाना है, फ़ोकस रखना है पढ़ाई पे और अपने पढ़ाई को आगे और भी परिश्रम से लेके बढ़ना है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है? प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। बोल रहा है कि किसने कहा था कि जो साक्षरता मिलता है, वो अपने आप में शिक्षा नहीं है, ठीक है ना? ऑप्शन ए बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है बी आर अम्बेडकर ने बोला था, या फिर ऑप्शन सी बोल रहा है महात्मा गांधी ने बोला था, या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जितने भी व्यक्ति है, ये काफ़ी महान व्यक्ति है और इन्हीं में से ये सवाल पूछा गया है कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। ये प्रश्न को आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना? तो देखिए, इसका देखिए ये थोड़ा-सा गलत चित्र लगे, इसको आप थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी ने ये बात बोला था कि ये जो साक्षरता था ना, ये अपने आप में शिक्षा नहीं है। ठीक है ना दोस्त? तो हमेशा इस क्वेश्चन को याद रखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है एग्ज़ामों में, ठीक है ना? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ये बात बोला था, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि 8 नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? हर क्वेश्चन आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोल रहा है कि सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? ठीक है ना? 4 ऑप्शन है, बताइएगा कि डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि सीधी कार्यवाही दिवस किसने किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, या फिर ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने किया था, या फिर ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण ने किया था, या फिर ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बताइए। ये देख लीजिए, ये भी आपको बता भी दें कि सभी एग्जामों के लिए ये प्रश्न जो है, जितने भी वीडियो लेकर आए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? तो सोच समझ के इसका आंसर देना है, ठीक है? देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे और नहीं जानते, उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है ना? इसी ने सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किया था, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 9th नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है ना? देखिए 9th नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे, यानी कि सबसे ज्यादा किस एरिया में हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के जो दंगे थे, सबसे ज्यादा इन 4 ऑप्शनों में से सबसे ज्यादा किस एरिया में हुए थे? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त प्रांत में हुए थे, ऑप्शन नंबर बी बिहार में हुए थे, या फिर ऑप्शन नंबर सी मद्रास में हुए थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुजरात में हुए थे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? ये तो आंसर आपको मालूम ही होगा कि वो 1857 की क्रांति काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और उसी प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन भी हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा जब भी ऐसे प्रश्न बने तो उसको हमेशा टिक कौन-सा लगाना है आपको? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत नहीं समझते होंगे तो बता देना चाहते हैं कि ये जो संयुक्त प्रांत था ना, ये उत्तर प्रदेश वाले एरिया की बातें कर रहा है। जैसे वाराणसी हो गया, गोरखपुर वाला एरिया हो गया, यानी कि पूरा यूपी की ये बातें कर रहा है। ठीक है ना? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था ना, तो सबसे ज़्यादा यूपी में जो है ना, बहुत सारा दंगा-फ़साद हुआ था, ठीक है ना? सर्वाधिक व्यापक रूप से यूपी में हुआ था, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त प्रांत में हुआ था, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि 10 नंबर सवाल पे। 10 नंबर सवाल बोल रहा है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज की वर्ष लिखी गई थी, यानी किस वर्ष लिखी गई थी? जो हिंद स्वराज पुस्तक है, आखिर किस वर्ष लिखी गई है? ऑप्शन दिया है 4। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? 1909 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1915 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1919 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1922 ईस्वी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंद स्वराज जो पुस्तक है, आखिर किस वर्ष महात्मा गांधी की जो पुस्तक है, किस वर्ष लिखी गई थी? ठीक है ना? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हिंद स्वराज पुस्तक है, ये 1909 ईस्वी में
लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? ऐसे क्वेश्चन को ना बारी-बारी से आप बार-बार वीडियो को रिवीजन करके देख लिया जाता है, ठीक है ना? हमारा बस एक ही मकसद है कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना? देखिए ये जीएस फास्ट रिवीजन है, इसीलिए हम आपको पूरे तेज़ी में कंप्लीट कराएँ, ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चन आपके चैनल पे है जो कि आप मैप और थ्योरी के सॉल्यूशन के माध्यम से सब क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है ना? तो देखिए ये 11 नंबर प्रश्न है, ठीक है? 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुआ था, ठीक है ना? आखिर इसका मसौदा तैयार करने वाला आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? समझ में आ गया ना? आखिर इस मसौदे को तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है ना? ऑप्शन 4 है। कौन-कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड लॉरेंस ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड मैकाले ने किया था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्त हमेशा याद रखिएगा कि जो इसके 1857 के अधिनियमित का मसौदा तैयार करने आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? लॉर्ड मैकाले ने किया था। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना? 12 नंबर प्रश्न काफ़ी ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये संविधान से प्रश्न यानी कि पॉलिटी से क्वेश्चन से। बोल रहा है 12 नंबर कि भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? देखिए अधिशासी का मतलब होता है कार्यपालिका, ठीक है ना? कार्यपालिका, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना? तो बोल रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की कार्यपालिक शक्तियाँ को किसमें निहित किया गया है? ठीक है ना? 4 ऑप्शन में आपको बताना है किसमें निहित किए गए, माने किसमें समाहित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के राष्ट्रपति में, या फिर ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री में, या फिर ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल में। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए तो जो भी आपको मालूम है आंसर ना कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताते रहिए। जब तक आप नहीं बताइएगा तब तक आपको कैसे मालूम चलेगा आप कितने प्रश्नों को हल किए हैं। ठीक है ना दोस्त? और ईमानदारी से बिल्कुल आपको प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखिए हमेशा इसका आंसर याद रखिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत के राष्ट्रपति के अंदर निहित है। यानी कि भारतीय संविधान के केंद्र सरकार की जितनी भी कार्यपालिक शक्तियाँ है वो भारत के राष्ट्रपति के अंदर निहित है यानी कि समाहित है। ठीक है ना दोस्त? तो इसको हमेशा याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? ठीक है ना? मतलब कहाँ किया गया है, यही बात बोल रहा है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, या फिर ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है, या फिर ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्य में किया गया है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 9वीं अनुसूची में किया गया है। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको बिल्कुल ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को हल करते हुए निकलना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। ठीक है ना? तो हमेशा ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिएगा। यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उल्लेख है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समाहित यानी कि उल्लेख किया गया है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना? प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि सुगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? जो सुगली समिति है आखिर उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? ऑप्शन नंबर ए जन लोकपाल विधेयक मसौदा तैयार करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी है दूरसंचार घोटाले की छानबीन के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कॉर्पोरेट लाइविस्ट घोटाले में फोन टैपिंग के जांच के लिए। तो बताइए इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है? थोड़ा-सा क्वेश्चन ये आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है ना? और ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से सारे क्वेश्चन को जवाब देते हुए चलना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बार-बार देखने को मिलेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो हमेशा इसका टिक कौन-सा लगेगा? राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए किया गया था। यानी कि जो सुगलू समिति की नियुक्ति की गई थी, वो किसके लिए की गई थी? जो राष्ट्रमंडल के खेलों में संचालन में और भ्रष्टाचार के आरोपों के
छानबीन के लिए किया गया था। इनकी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से ऐसे प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा थ्योरी लंबा है लेकिन एक्सप्लेनेशन काफी कम है, ठीक है ना। बोल रहा है कि एक साधारण विधेयक और संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है, ठीक है ना। यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक ले रख सकता है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, बार बार आपको देखने को मिलेगा। बोल रहा है कि एक सदन से पारित हो सकता है, ठीक है ना, मतदान के द्वारा, लेकिन दूसरे सदन वो कितने माह तक ले अपने पास रख सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है 4 माह तक ले, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 5 माह तक ले, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 6 माह तक ले, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 9 माह तक ले। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 माह तक ले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमेशा सही होगा, यानी कि 6 माह तक ले। 6 माह तक ले अपने पास वो रख सकते हैं, ठीक है ना। मानते हैं एक सदन है वो पारित कर दिया, लेकिन दूसरे सदन में गया तो अपने कितने दिन तक रख सकते हैं, तो मात्र 6 माह तक ले वो रख सकते हैं। इसको आप ध्यान से उसके बाद से लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो जवाब देना पड़ेगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है 16 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान से देखता है। बोल रहा है कि ये जनहित याचिका किसके द्वारा आयोजित की जा सकती है। जो जनहित याचिका है आखिर किसके द्वारा आयोजित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए कोई भी व्यक्ति के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोई भी अधिवक्ता के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कोई भी मान्य नेता के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऐसा कोई व्यक्ति, माने कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अधिकार का अतिक्रमण हुआ हो। बताइए किसके द्वारा सही, इसका सही आंसर बताना है आपको। आप बिल्कुल ईमानदारी से आपको सही आंसर इसको बताते चलना है, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो जनहित याचिका जो है ना वो कोई भी व्यक्ति के द्वारा आयोजित किया जा सकता है, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति के द्वारा आयोजित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं 17 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है ना। 17 नंबर सवाल देखते हैं और ध्यान से सवाल को देखिएगा। बोल रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। देख रहे हैं कितना बेहतरीन है क्वेश्चन, यानी कि जो पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में एसी एसटी की बातें कर रहा है, ठीक है ना, उसकी आरक्षण की व्यवस्था आखिर किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 243 के बी, या फिर 243 के डी, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 243 के ई, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि 243 के ई जी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन जो है पॉलिटी से और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 243 से डी, ठीक है ना। इसमें जो है आपको अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में, तो 243 के डी में किया गया है, ठीक है ना दोस्त। देखिए अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लग रहा है दोस्त, तो दिल से प्लीज आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत किया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन 1 नंबर हो या 2 नंबर कभी भी ना छूटे, ठीक है ना दोस्त। अगर सच में आपको हमारी मेहनत बेहतर लग रही है ना, तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो से संबंधित कोई भी अपनी राय हो ना, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने जरूर साझा कीजिएगा, ताकि और भी इसमें आपके लिए बेहतरीन चीजें लेकर आए, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है, नीचे वाला भाग है, उसमें बोल रहा है कि किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन कौन है ऑप्शन। बोल रहा है एगो अगन्य चट्टान, या फिर ऑप्शन बी है ज्वालामुखी चट्टान, ऑप्शन सी बोल रहा है अवसादी चट्टान, और ऑप्शन डी बोल रहा है कायांतरित चट्टान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कायांतरित चट्टान, ठीक है ना। देखिए ये जो ऑप्शन नंबर डी है कायांतरित चट्टान, जब पृथ्वी के जब आंतरिक भाग में आप देखिएगा बहुत सारी चीजें निकाली जाती है, तो मालूम चलता है, तभी तो इसका नाम दिया है कायांतरित चट्टान। वहाँ की जो जो चट्टानें है ना, वो काफी ज्यादा उष्मा पे, यानी काफी ज्यादा डिग्री पे उष्मा पे वो दबाव और कण की तरह इसमें कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि कायांतरित चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ गया ना। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कायांतरित चट्टान है, ठीक है। अब हम चलते हैं 19 नंबर सवाल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा 19 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारत में कौन से महीने वापसी मानसून, यानी कि लौटता मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि लौटता हुआ मानसून किस महीने को जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शनों में आपको चूज करना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि अक्टूबर और नवंबर को, अक्टूबर और नवंबर को क्या लौटता हुआ मानसून बोला जाता है।
ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि जनवरी और फरवरी को बोला जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मई और जून को बोला जाता है, या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है कि फरवरी और मार्च को बोला जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्टूबर और नवंबर को, यानी कि अक्टूबर और नवंबर को ना लौटता हुआ, यानी कि भारत में लौटता हुआ मानसून को बोला जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर और नवंबर को। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 20 नंबर सवाल पे। ठीक है ना? सवाल को काफी ध्यान से देखिएगा। सवाल बोल रहा है 20 नंबर कि जो पीर पंजाल श्रेणी है आखिर वो कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है ना? जो पीर पंचाल श्रेणी आखिर वो कहाँ पे अवस्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए लघु हिमालय में अवस्थित है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कि बृहद हिमालय में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय के उस पार है, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं असम हिमालय है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार-बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ये पीर पंजाल श्रेणी है, ये कहाँ पर है? तो लघु हिमालय में है। ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लघु हिमालय में जो है पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल देखते हैं, ठीक है ना? और ये वीडियो का आखिरी सवाल है और आप बताइए कि आप वीडियो में कितना प्रश्नों को आप हल किए हैं, ठीक है ना? और प्लीज़ इस वीडियो में जितना भी आप प्रश्न हल किए हैं ना, आप बताइए और खुद एहसास कीजिए कि आप कौन-सा क्वेश्चन आपको हार्ड लगा और कौन-सा क्वेश्चन आपको ईज़ी लगा। ठीक है ना दोस्त? आज का आखिरी सवाल 21 नंबर, ठीक है? बोल रहा है कि आम्रवर्षा एक शब्द है, ठीक है ना? जिसका उपयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन 4 दिया गया है, इनमें 4 ऑप्शनों में आखिर आम्रवर्षा किसके लिए उपयोग किया जाता है? यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना? ऑप्शन ए है मानसूनार वर्षा के लिए, या फिर ऑप्शन बी है शीतकालीन वर्षा के लिए, या फिर ऑप्शन सी है मानसून वर्षा पूर्व वर्षा के लिए, या फिर ऑप्शन डी है मानसून वर्षा के लिए। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो देखिए ऐसे प्रश्न को ना एकदम क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए किया जाता है। बोल रहा है कि आम्रवर्षा एक शब्द है, यानी कि आम्रवर्षा जो है आखिर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए ऐसे प्रश्न हमेशा याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि मानसून पूर्व वर्षा के लिए, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि आम्र यानी कि आने वाला जो वर्षा है ना, उसी को बोला है कि मानसून जो है पूर्व वर्षा के लिए, यानी कि पहले जो आने वाला मानसून है, उसी की ये बात कर रहा है। तो इस आम्र शब्द का उपयोग मानसून यानी कि पूर्व वर्षा के लिए मालूम किया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है इन शब्दों का। ठीक है ना दोस्त? तो देख सकते हैं दोस्त कि आपके लिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है ना? अगर आपको थोड़ा-सा ये भी वीडियो इम्पोर्टेंट लग रहा है, वो भी एग्ज़ाम को ओरिएंटेड से, ठीक है ना? तो दोस्त वीडियो को ना दिल से लाइक करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना दोस्त? और भी वीडियो से संबंधित कोई भी अपनी बात हो, आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा-सा कमेंट कीजिएगा। हर एक चीज़ का आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए आपको वीडियो देखने का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में और शानदार वीडियो में, ठीक है ना? बस अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखिएगा, इस बार सिलेक्शन सिर्फ़ आपका होगा, ठीक है ना दोस्त? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।